नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संस्कृत बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर इकाई संख्या 1 अध्याय संख्या 2 के बारे में। इससे पहले अध्याय संख्या 1 को आपने डिटेल तरीके से देखा, विस्तार से मैंने आपको समझाया, सब कुछ आपको बताया। इसमें हमने नाट्य साहित्य परंपरा को देखा, विस्तार उसका देखा, नाटक कितने प्रकार के होते हैं देखा, सब कुछ आपको मैंने आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। नाटक किसे कहते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को भी देखा। 25 एमसीक्यूज भी मैंने उस चैप्टर के में लगा दिए थे लास्ट में टेस्ट के रूप में, उसको भी आपने देखा पहले चैप्टर में। आज की जो क्लास है ये दूसरा चैप्टर है, दूसरी क्लास है संस्कृत साहित्य बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की। 2025 से लेकर के 27 तक के सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। 25 में आप पेपर दें, 26 में दें, 27 में दें, 28 में दें, सबके लिए कोर्स वैध है। नवीनतम बैच प्रारंभ हो चुके हैं। प्रथम प्रश्न मतलब की प्रश्न पत्रिका का नाम क्या है? जब आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में होते तो आपको संस्कृत नाटक और व्याकरण के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। और ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, इकाई संख्या 1 अध्याय संख्या 2 में आपको क्या पढ़ना है? अध्याय संख्या 2 की अगर बात की जाए उसमें आपको बेसिकली अध्याय संख्या 2 या पूरे की बात की जाए तो प्रमुख नाटककारों के बारे में पढ़ना है। तो केवल प्रमुख नाटककार में से 5 या 6 नाटककार आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। जैसे कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, सिलेबस मेरे हाथ में है। इसमें महाकवि मतलब की भास के बारे में आपको पढ़ना है, अश्वघोष के बारे में, भवभूति और भट्टनाड़ और विशाखदत्त, यानी 5 नाटककारों के बारे में आपको जानना है, इनके बारे में, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है मतलब की जो भास नाम के नाटककार है, तो भास के बारे में चर्चा करेंगे। भास का पूरा जीवन परिचय, भास के नाटक की विशेषताएं, पूरी शैली, सब कुछ विस्तार से आपको बताने का प्रयास करेंगे। मतलब भास से बनने वाले सारे क्वेश्चन हम देखेंगे आज की वीडियो के माध्यम से। और लास्ट में जो है हम जो है एमसीक्यूज की भी श्रृंखलाएं रख दी है ताकि जो है आप टेस्ट भी दे पाए। महाकवि भास से बनने वाले, क्योंकि भास ना केवल एक नाटक के लेखक है बल्कि उन्होंने जो है और भी क्या नाम है महाकाव्य भी लिखे हैं संस्कृत में, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे महाकवि भास का जीवन परिचय। भास के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो के माध्यम चैप्टर 2 में। चैप्टर 3 में हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। चैप्टर 3 में अश्वघोष के बारे में चर्चा करेंगे, फिर भवभूति के बारे में, फिर भट्ट नारायण के बारे में और फिर विशाखदत्त के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, महाकवि भास के जीवन परिचय की अगर बात की जाए बेटा, तो भास संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन और महान नाटककार माने जाते हैं। इनका काल ईसा पूर्व 3री शताब्दी लगभग में 300 BCE माना जाता है, यानी कि ईसवी सन के पहले, यानी कि 300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 300 साल पहले इनका जन्म माना जा सकता है। भास के जीवन के बारे में ऐतिहासिक प्रमाण बहुत कम मिलते हैं, यानी कोई पुष्टि नहीं होती, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताया है। उसके आधार पर आप मान सकते हैं कि 300 ईसा पूर्व के आसपास के नाटककार। उनकी रचनाएं लगभग 1000 वर्षों तक लुप्त रही, मतलब उनकी रचनाओं की खोज ही नहीं हो पाई 1000 वर्षों तक। बाद में इनकी रचनाओं की खोज होती है। वर्ष 1912 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर, केरल राज्य जो भारत में पड़ता है, दक्षिण भारत में, त्रावणकोर राज्य में मतलब जो है जिले में, महोपाध्याय टी गणपति शास्त्री ने महाकवि भास के नाटकों को ताड़ पत्रों पर खोजा, ताड़ के पत्रों पर लिखा हुआ मिला और प्रकाशित किया उसको बाद में। इससे भास का नाम फिर से साहित्यिक जगत में उजागर हुआ। उससे पहले भास जो थे वो एकदम से उनका ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन इनकी रचनाओं की बात की जाए तो रचनाएं तमाम सारी मिलती हैं, जैसे कि चर्चा करेंगे हम। साहित्यिक योगदान क्या रहा महाकवि भास का? साहित्यिक योगदान हेडिंग डालेंगे लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। संस्कृत साहित्य को क्या दिया इन्होंने? तो 300 ईसा पूर्व के आसपास के जीवन काल है, तमाम सारी रचनाएं लिखी, 1000 वर्षों तक इनकी रचनाओं पर कोई काम ही नहीं हो पाया। फिर बाद में 1912 में आकर के खोज हुई, ठीक है। महाउपाध्याय ने इसकी खोज करी, केरल के त्रावणकोर में ताम्रपत्रों पर मिला इनका लेख, ठीक है। भास ने कुल मिलाकर के 13 नाटकों की रचना करी है। कितने नाटक बेटा? 13 नाटकों की रचना करी है महाकवि भास ने। उन्होंने अपने नाटकों में सामाजिक यथार्थ को उजागर किया है, वीरता के बारे में बताया है, करुणा के बारे में बताया है। और करुणा माने कोई लड़की का नाम नहीं, करुणा, करुणा जो एक प्रकार से होती है, एक भाव होता है करुणा। सामाजिक यथार्थ, वीरता, करुणा और श्रृंगार का अद्भुत संयोजन जो है आपको मिलता है। दूसरी बात,
भास का साहित्यिक लोक मतलब साहित्य जो है लोकप्रिय कथाओं, खास करके महाभारत और रामायण पर आधारित है। जो भी चीजें आपको मिलेंगी ऐसी कथाओं को लेंगे जो लोकप्रिय है, जैसे कि रामायण महाभारत, ठीक है, या अन्य ऐसी कथाएं जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, उनको अपना आधार बना करके नाटक लिखे। लेकिन उन्होंने कथानक में नए तत्व जोड़े हैं, यानी कहानी वही है लेकिन उन कहानियों को अलग तरीके से नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास, एक उसमें कथानक में थोड़ा सा कुछ नई चीजें जरूर जोड़ी है अपने तरफ से, और पात्रों को अधिक जीवंत बनाया है। ठीक है, एक जबरदस्त तरीके से उन्होंने इनोवेशन किया। चौथी बात, उनके नाटकों में पूर्व रंग यानी कि प्रोलॉग का अभाव है, जिसमें वे सीधे कथा के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, यानी पहले कोई भूमिका वगैरह नहीं बताते हैं, वो सीधे सीधे हर एक चीज के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार की कोई चीज वो नहीं बताते, ठीक है, हर चीज को विस्तार समझाने का प्रयास करते हैं और जिससे वे सीधे कथा के मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा उनके साहित्य में योगदान। तीसरी बात है, प्रमुख नाटक उनके क्या रहे हैं, कथा वस्तु और पात्र, ठीक है, जो उन्होंने लिखे हैं। बेसिकली आप लिखेंगे स्वप्नवास उत्तम, इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक क्या है, महाकवि भास का या नाटककार भास का सबसे प्रसिद्ध जो नाटक रहा है वो स्वप्नवास उदत्तम ही रहा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और स्वप्नवास उदत्तम आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। स्वप्नवास उदत्तम के बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, विस्तार से आपको जानकारी देने का प्रयास हम करेंगे। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, स्वप्नवास उदत्तम के बारे में प्रथम अंक आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, उसके बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। और दूसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, अभिज्ञान शकुंतलम, यानी अभिज्ञान शकुंतलम एक नाटक आपको पढ़ना है कालिदास का, और स्वप्नवास उदत्तम नाटक पढ़ना है भास का। तो भास और कालिदास इन दोनों के बारे में आपको बहुत डिटेल में जानकारी ग्रहण करनी है। ठीक है, मैं इसके बाद में भास के बाद में अश्वघोष, भवभूति भट्टनाट्य, विशाखदत्त के बारे में चर्चा करूंगा। फिर उसके बाद में आचार्य कालिदास के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे, जिसमें अभिज्ञान शकुंतलम का 1 से लेकर के 2 अंक और फिर अभिज्ञान शकुंतलम का 3 से 4 अंक डिटेल में जानकारी आपको देंगे। ठीक है, परेशान ना हो उसके लिए। तो ऐसे हम आगे बढ़ते रहेंगे। स्वप्नवास दत्तम एक रचना है, इसकी रचना है भास की रचना। इसकी कथानक क्या है बेटा, देखिए यह नाटक उज्जैनी के राजा है उदयन और वासुदत्ता उनकी प्रेमिका है, उन्हीं की प्रेम कथा पर आधारित है। उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी है, इसीलिए इसको स्वप्नवासुदत्तम नाम दिया गया। नाटक में वासुदत्ता को मृत समझ करके उदयन का दूसरी राजकुमारी से विवाह कराया जाता है। वासुदत्ता को मृत समझ करके दूसरी राजकुमारी से इनका विवाह करवाया जाता है उदयन का। परंतु बाद में पता चलता है कि वासुदत्ता जीवित है और इसी सिलसिले में पूरी की पूरी कथानक जो है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। चर्चा करेंगे विस्तार से, हम आपको बताएंगे पूरी पूरी कहानी आपको समझाएंगे जब हम ये चर्चा करेंगे। स्वप्न वासुदत्तम नाटक पूरा 1-1.5 घंटे में मैं पूरा चर्चा करूंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। मुख्य पात्र क्या है इसके, उदयन जो है उज्जैनी के राजा है मुख्य पात्र के रूप में। वासुदत्ता राजा की पत्नी का नाम है, उदयन की पत्नी का नाम है। योगंधरायण राजा का मंत्री है। पद्मावती दूसरी राजकुमारी जिससे इनका उदयन का मतलब कि उज्जैनी के राजकुमार उदयन के राजा मतलब कि जिसका मतलब कि इसको मृत समझ करके जब शादी होती दूसरी, तो दूसरी राजकुमारी है पद्मावती। ठीक है, इस तरीके से इसके पात्र और चरित्रण है। विशेषता क्या है इस नाटक की, विशेषता इस नाटक की क्या है, सामाजिक और राजनीतिक कूटनीति का सुंदर मिश्रण किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक का कूटनीति का सुंदर मिश्रण किया गया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसमें विस्तार चीजें बताई गई हैं, तो इस तरीके से आपने समझा वो स्वप्नवास उत्तम में कूटनीति और सामाजिकता का बढ़िया सुंदर चित्रण मिला है। अगर आपको ऐसे ही चीजें पढ़नी है और अभी क्लासेस आप में आपको ज्वाइन होना, पूरी डिटेल से क्लास आपको ज्वाइन करनी है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 91 61 93 60 62 इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, एसएमएस कीजिएगा। पूरा डिटेल में आपको पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ सरल भाषा में होगा, जो कुछ भी होगा सरल भाषा में होगा। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, क्या अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए मात्र 100 रुपए के लिए कोर्स शुरू कर दिया गया है, क्रैश कोर्स। 100 रुपए में आपको पूरा सिलेबस के नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेंगे, लाइव क्लास मिलेगी, पीडीएफ लेक्चर्स मिलेंगे। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी ऑनलाइन माध्यम तो किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। 100 रुपए फीस में आपको केवल संस्कृत का ही नहीं बल्कि जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो करिकुलर
सब कुछ आपको मिलेगा। किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित होगा। सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, डीडीयू यूनिवर्सिटी गोरखपुर, इसके अलावा तमाम पर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, आप किसी में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए लेक्चर पूर्ण रूप से समर्पित है। मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजे पैरी बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, या ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, ठीक है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 100 रुपए फीस में आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, लिखित सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में। आपके पांचों सब्जेक्ट की तैयारी सॉरी, पांचों सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तुरंत एसएमएस कीजिए, तुरंत हमारे साथ जुड़ जाइए। दूसरी रचना जो है इनकी महाकवि मतलब की इनकी भास की प्रतिज्ञा यौगन धराण। प्रतिज्ञा यौगन धराण जो रचना है, इसकी कथा वस्तु की अगर बात की संक्षेप में मैं आपको समझा रहा हूं, अभी बाकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। यह नाटक राजा उदयन के मंत्री योगन धराण की प्रतिज्ञा पर आधारित रचना है। क्योंकि जो आपने पढ़ा स्वप्नमा सुदत्तम, उसमें एक मैंने बताया नहीं था, उदयन एक राजा होता है, उज्जैनी के राजा हैं, उन्हीं के मंत्री होते हैं योगन धराण, उन्हीं की एक प्रकार से प्रतिज्ञा पर आधारित है। वह उज्जैनी की गद्दी पर उदयन को पुनः स्थापित करेगा ऐसी प्रतिज्ञा करता है, और इसी प्रतिज्ञा के सिलसिले में पूरा का पूरा कथानक घूमता रहता है। मुख्य पात्रों में अगर बात की जाए इस नाटक में, तो योगन धराण मुख्य पात्र है, नायक है और मंत्री भी है राजा उदयन का। उदयन उज्जैनी का राजा है, वह सुदत्ता जो कि उसकी नायिका है, मतलब की पत्नी है। किसकी पत्नी है? उदयन की पत्नी है। ये मृत जान करके इसकी शादी दूसरे से करवाते हैं, जिसका नाम है पद्मावती, मतलब पद्मावती या कुछ दूसरा नाम, पद्मावती ही नाम है। ठीक है, वो पद्मावती दूसरी है, जो कि रत्न सेन की जो पत्नी है, वो पद्मावती जो मूवी बनी है वो दूसरी पद्मावती के बारे में हो रहा है, ये पद्मावती दूसरी है। ठीक है, तो प्रतिज्ञा योगन धारण हो गया आपका। विशेषता यह है कि ये राजनीति और मंत्री की नीति कौशल का अद्भुत चित्रण इसमें किया गया है, जो कि बड़ा जबरदस्त मंत्री है। अगली रचना है इसकी भास की, उसका नाम है मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग की बात की जाए तो ये क्या है? ये महाभारत की कथा पर आधारित रचना है। भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच से मिलते हैं और उसी समय मध्यम महायोग जो है ये नाटक लिखा जाता है। इसमें मुख्य पात्र में भीमसेन स्वयं है, उनका पुत्र है घटोत्कच, और हिडिंबा जो कि भीम की पत्नी। हिडिंब नाम का एक राक्षस होता है। जब जंगल में कुंती और ये पांचों भाई रह रहे होते हैं, उसी दौरान जो है एक राक्षस से इनकी भेंट होती है, उसका नाम था हिडिंब। हिडिंब जो है भोजन सुगंध के हिसाब से लेता था, उसने देखा कि मनुष्य की सुगंध आ रही है, तो हिडिंबा ने जब भीम को देखा, भीम चूंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई शौर्य और सौंदर्य की जोड़ी बड़ी जबरदस्त होती है। हिडिंबा जो थी उतनी सुंदर तो नहीं थी, लेकिन भीमसेन जो थे बहुत बलशाली थे। हिडिंब राक्षस जब आता है, लड़ता है भीम से, तो भीम बहुत बलशाली होते, भीम कई बार उसको पटकते हैं, लेकिन उसके पास शक्तियां होती हैं। तो हिडिंबा ने भी भीम की मदद करी और अपने भाई को मरवा दिया भीम से। जब भीम जो है मार देते हैं इनके भाई को, तब हिडिंब मर जाता है, तो हिडिंबा जो है वो भीमसेन से विवाह का प्रस्ताव रखती है। कुंती, युधिष्ठिर वगैरह सब आ जाते हैं, तो बातचीत होती है। फिर जो है हिडिंबा से शादी करवा दी जाती है, गंधर्व विवाह हो जाता है, और शर्त ये होती है कि भाई जब तक भीमसेन रहेंगे, बस एक पुत्र प्राप्ति की कामना थी उसकी, कि वो सोचती थी कि एक पुत्र हमसे, भीमसेन जैसा पुत्र हमारे गर्भ में पले, भीम का पुत्र, और इसीलिए एक प्रकार से वो शादी करती है। और जब तक भीम वहां पर रहते हैं जंगल में, तब तक हिडिंबा के पास रहते हैं। उसके बाद में फिर चले आते हैं इधर। तो भीम की पत्नी थी हिडिंबा, और उनसे पुत्र कौन सा हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच का लड़का कौन हुआ? बर्बरी, जिसको जो खाटू श्याम के नाम से मशहूर है आज, बर्बरी का सर ही पूजा जाता है। वो भगवान कृष्ण ने उनको एक बर्बरी को मारा था, क्योंकि वो 3 बाण उसके पास थे, जो पूरा महाभारत का युद्ध खत्म कर सकता था। ठीक है, तो वो चीजें विस्तार चर्चा करेंगे। तो उसी कहानी पर भीमसेन अपने पुत्र घटोत्कच से मिलते हैं। हिडिंबा एक जो है एक व्रत रखती है, वो मतलब बलि देने के लिए, तो वो एक बढ़िया हट्टे कट्टे को ढूंढ करके ले जाने का प्रयास करते हैं, किसी को ले जाते हैं बलि देने के लिए। तो घटोत्कच किसी बलि ले देने के लिए आता है, भीमसेन उसको देखते हैं, भीमसेन कहते हैं आप मुझे ले चलो, इसको छोड़ दो। भीमसेन बलि के लिए स्वयं तत्पर हो जाते हैं, और भीमसेन जाते हैं, और जब वहां पर देखते हैं हिडिंबा को, तो हिडिंबा डांटते भी है कि आप बलि दोगे तो भगवान स्वीकार कैसे करेगा, ऐसे मतलब तमाम चीजें होती, तो उसमें एक विशेष मतलब बताया गया है। फिर उसके अंदर परिचय होता है। अगला विशेषता क्या है? हास्य और करुण रस का अद्भुत संगम इसमें किया गया है। ठीक है,
अगली रचना है भास की, उसका नाम है कर्णभारम। कर्णभारम बड़ी जबरदस्त रचना है। कर्णभारम की अगर बात किया है तो इसकी कथा वस्तु क्या, कर्ण के जीवन की करुण कथा पर आधारित है। कर्ण जो है महाभारत के ही जो है एक दानवीर कर्ण, अंगराज कर्ण, आपने सुना होगा। कर्ण जब सबसे जबरदस्त पात्र है, जहां वह अपनी दानवीरता और कर्तव्यों के बीच संघर्ष करता है। उसका कर्तव्य दुर्योधन के एक प्रकार दुर्योधन का मित्र होता है, चारों तरफ से उसको सब सूत पुत्र कहते हैं। वह परेशान होता है, दुर्योधन उसको अंगराज का राजा बनाता है, क्योंकि उस सबसे धनुर्विद्या में सबसे तीव्र है, क्योंकि भगवान परशुराम ने उसको शिक्षा दी है, जिसको भगवान परशुराम से शिक्षा पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण और स्वयं कर्ण, तीनों ने इससे शिक्षा ग्रहण करी थी, भगवान परशुराम जी से। और भगवान परशुराम के अलावा इनको कोई हरा भी नहीं सकता था। भगवान शंकर भगवान परशुराम के अलावा कोई नहीं हरा सकता था। ठीक है, अर्जुन को द्रोणाचार्य ने सिखाया था, तो अर्जुन कम बलवान थे। क्योंकि कर्ण केवल धनुधारी नहीं था, कर्ण के पास भाला चलाने की योग्यता थी, भीम जैसे गदा युद्ध करने का कौशल था, नकुल जैसा सुंदर था, ठीक है, और युधिष्ठिर जैसा प्रवीण जो है धर्मराज था, भाला चलाने में प्रवीण था, तलवारबाजी में नकुल जैसा था, सहदेव जैसा विद्वान था, ठीक है, दानवीर था ही। तो कर्ण के अंदर इन पांचों भाइयों की विशेषता अकेले विद्यमान थी। सूर्य के पुत्र थे, चूंकि सूर्य के अंश से हुए थे, कुंती ने मांगा था, कुंती के शादी से पहले ही हुए थे भगवान सूर्य के जो है आशीर्वाद से। इस तरीके से उसी कर्ण के बारे में है। फिर वो छोड़ देती है नदी के पास में, और उसको एक जो है उठा लेते हैं सारथी, ठीक है, वो उसको पालते हैं। राधे उनकी माता का नाम होता है, राधे। मुख्य पात्र की अगर बात की जाए तो कर्ण और भगवान श्री कृष्ण और इंद्र, ये तीन जो है मुख्य पात्र हैं। इंद्र जो है इसका कर्ण का जो है क्या मांगने आते हैं, कवच और कुंडल मांगने आते हैं, जो कि सूर्य भगवान ने उसको दिया था कर्ण को, मतलब बचपन से मिल गया था। कवच जो था, कोई भी अस्त्र उसको मार नहीं सकता था। कुंडल था कानों में कर्ण के, जब तक कवच और कुंडल के पास होता कर्ण को कोई मार ही नहीं सकता था। इंद्र जो है आते हैं और मांग ले जाते हैं, क्योंकि इंद्र के लड़के कौन है, अर्जुन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। विशेषता कर्ण रस का अद्भुत प्रयोग इसमें किया गया है। चौथी रचना है नाटक, मतलब चौथी विशेषता, मतलब चौथी चीज क्या है, चौथी चीज है बेटा नाटकों की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ भास प्लेस, यानी भास के नाटकों की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखिएगा सामाजिक यथार्थवाद। उनके नाटकों में समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है, सामाजिक यथार्थवाद, यानी कि उनके नाटकों में समाज के वास्तविक जीवन का चित्रण मिलता है। दूसरी बात, पात्रों की स्वाभाविकता, यानी भास के पात्र मानवीय कमजोरियों और भावनाओं से परिपूर्ण होते हैं। इसके अलावा संवाद संक्षिप्त और प्रभावशाली है। उन्होंने लंबे नाटकों के बजाय छोटे और सशक्त संवादों का प्रयोग किया है। किसने, महाकवि भास ने। मतलब भास ने आप देखते हैं लंबे लंबे कथोपकथन या डायलॉग नहीं लिखे हैं, छोटे छोटे डायलॉग है, ठीक है। अगली विशेषता नाटकीयता और रोचकता भी उनके नाटक की विशेषता है। उनके नाटकों में नाटकीयता इतनी प्रबल है कि दर्शक कथा में डूब जाते हैं, एकदम से तल्लीन हो जाते हैं। अगर एक बार बैठे तो पूरा नाटक देख करके उठने का मन करते हैं, ऐसा नाटक लिखा है इन्होंने। रसों का अद्भुत प्रयोग किया है, विशेष करके वीर रस और करुण रस प्रधान नाटक इनके लिखे गए। ये सब विशेषताएं हैं, विशेषताओं को आप लिख दीजिएगा। सामाजिक यथार्थवाद, ठीक है, पात्रों की स्वाभाविकता, संवाद संक्षिप्त और प्रभावशाली, नाटकीयता और रोचकता, रसों का अद्भुत प्रयोग, ये सब इनकी विशेषताएं हैं। नाटकों की ये चीजें आप लिख दीजिएगा, बढ़िया तरीके से आपको नंबर मिलेगा। इसके अलावा पूर्व रंग का अभाव है, यानी कि कथा में सीधे प्रवेश करते हैं, कोई लाग लपेट की बात, कोई पूर्व कथा की बात नहीं होती कि कोई प्रियम्बल या प्रस्तावना पहले दें फिर उसके बाद कथा में आए, डायरेक्ट कथानक शुरू हो जाता है, ठीक है। इनके नाटकों की यही विशेषता है, ध्यान रखेंगे। उदाहरण के रूप में अगर देखिए इनके नाटकों का एक आधे श्लोक अगर मैं आपको बताऊं तो इनके नाटकों का एक आधे श्लोक आप देखिएगा। स्वप्नवास दत्तम का एक श्लोक आपके समक्ष एक उदाहरण मैंने प्रस्तुत किया, आप इसको देखिएगा। उदाहरण है, देखें, स्नेह स्नेह नयो बधनाति जनः सखायाम, यानी कि मनुष्य स्नेह से ही मित्रों को बांधता है। स्नेह नयो बंधनाति बधनाति जनः सखायम, यानी मित्रों को बांधता है स्नेह से, कौन, मनुष्य। स्नेह के द्वारा मित्र जो होते हैं बंध जाते हैं। स्वप्नवास दत्तम में ये चीजें लिखी गई है, ठीक है। तो ये उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं महाकवि भास के बारे में या लेखक नाटककार भास के बारे में कि भास ने संस्कृत नाट्य साहित्य को एक नई ऊंचाई दी। साथ ही साथ में उनके नाटकों में जीवन के विविध रंग, यानी जीवन के सभी रंगों का वर्णन आपको मिलता है, सामाजिक यथार्थ का वर्णन मिलता है, मानवीय भावनाओं का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया इन्होंने अपने नाटकों में,
और संस्कृत साहित्य के अमर नाटककारों में से एक हैं। संस्कृत साहित्य में कभी भी नाटककार की अगर बात की जाएगी तो उसमें जो है महाकवि भास या नाटककार भास का नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। संस्कृत नाटक और व्याकरण के दूसरे चैप्टर से बनने वाले कुछ 15 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं आपके लिए, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग इसको पढ़िएगा। महाकवि भास से बनने वाले प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, भास किस काल के संस्कृत नाटककार माने जाते हैं? तो भास जो है बेटा किस काल के हैं? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के नाटककार हैं। किसके? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। आप लिख लीजिएगा, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के नाटककार है महाकवि भास, नाटककार भास। ठीक है, क्योंकि कवि मतलब कि इन्होंने जो है काव्य भी लिखे हैं। सही उत्तर क्या है इसका? महाकवि भास का उत्तर सही उत्तर ये है। भास संस्कृत साहित्य के सबसे प्राचीन नाटककार है। उनका समय लगभग 3rd सेंचुरी बीसी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भास के नाटकों की खोज किसने की थी? पाणिनि ने नहीं की थी। पाणिनि ने नहीं की थी, बिल्कुल। टी गणपति शास्त्री ने करी थी, बिल्कुल। बामन ने नहीं। बामन जो है रीति संप्रदाय के प्रणेता है। ठीक है, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में से नाटक लिखते, नाटक की बड़े फेमस नाटककार है। पाणिनि योग शास्त्र के रचयिता है। ठीक है, तो ये टी गणपति शास्त्री ने करी थी, ये बात ध्यान रखेंगे। 1912 ईस्वी में केरल के त्रावणकोर में टी गणपति शास्त्री ने भास के नाटकों को ताड़पत्र पत्तियों की खोज की थी। जिस ताड़ों के पत्रों पर लिखा गया था उसको खोजा था। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3, भास ने कुल कितने नाटकों की रचना करी है? भास ने कुल मिलाकर के कितने नाटक लिखे भैया? भास ने कुल मिलाकर के 13 नाटकों की रचना करी है। ठीक है, कितने नाटक लिखे भास ने? 13 नाटकों की रचना करी भास ने कुल मिलाकर के। कितने नाटक लिखे? 13 नाटक लिखे हैं। भास के अब तक 13 नाटक ज्ञात हैं, जिनमें कई महाभारत और रामायण पर आधारित हैं। अधिकतर चीजें इनकी रामायण और महाभारत पर आधारित नाटक है। चौथा प्रश्न आप देखेंगे, स्वप्नवास दत्तम किस प्रकार का नाटक है? ये करुण और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करुण और श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। व्याख्या में आप लिख सकते हैं, स्वप्नवास दत्तम में करुणा और प्रेम के भावों का सुंदर चित्रण किया गया है। ये मैं आपको समझने के लिए लिख दिया हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, बाकी लिखने के उसमें केवल टिक लगाना पड़ता है जब ऑब्जेक्टिव टाइप की कोशिश। पांचवा प्रश्न, कर्णभारम नाटक का मुख्य विषय क्या है? कर्णभारम नाटक का मुख्य विषय क्या है? कर्ण का जीवन और संघर्ष। कर्ण का जीवन और संघर्ष जो है ये एक प्रकार से कर्णभारम नाटक का मुख्य विषय रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्णभार नाटक महाभारत के पात्र कर्ण की करुण कथा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, छठा नंबर प्रश्न आ चुका है, मध्यम व्यायोग नाटक का नायक कौन है? मध्यम व्यायोग नाटक का नायक जो है भीमसेन है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। माध्यम योग में भीमसेन और घटोत्कच के मुलाकात को दर्शाया गया है। सातवां प्रश्न आप देखेंगे, भास के नाटकों में कौन सी विशेषता पाई जाती है? देखिए, भास के नाटकों में सीधे कथा वस्तु में प्रवेश करते हैं। ये किसी प्रीलाग यानी पूर्व कथन की बात नहीं करते, पहले से कुछ भी नहीं बताते हैं। मतलब नाटक सीधे जो है कथानक से शुरू हो जाता है, कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है, पूर्व रंग यानी प्रोलॉग की बात नहीं करते, प्रोलॉग का अभाव है इनके नाटकों में। आठवां क्वेश्चन आप देखेंगे, भास के किस नाटक में उज्जैनी के राजा उदयन का वर्णन किया गया है? उदयन का वर्णन जो किया गया, उज्जैनी के राजा का वर्णन किया गया, वो नाटक कौन सा है? वो नाटक है आपका कौन सा इनमें से? प्रतिज्ञा योग गंधराण। ठीक है, भास के नाटक। अब इसमें देखिए आपका नाटक वो नहीं है, स्वप्नवास दत्तम नाटक बेसिकली है जो कि उज्जैनी के राजा का वर्णन है, लेकिन योगन धराण उसका मंत्री है, तो उसमें भी इसके जो है उदयन का वर्णन किया गया है, क्योंकि ये भी रचना उसी से रिलेटेड है। इस नाटक में राजा उदयन और मंत्री योगन धराण की नीति को दिखाई गई है। 9वां नंबर क्वेश्चन, स्वप्नवास दत्तम के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? देखिए, स्वप्नवास दत्तम में उदयन राजा हैं उज्जैनी के, वासुदत्ता उनकी पत्नी है और योगन धराण उसका मंत्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नाटक उज्जैनी के राजा उदयन और रानी वासुदत्ता की प्रेम कथा पर आधारित है। 10वां प्रश्न, भास का कौन सा नाटक हास्य और करुण रस का अद्भुत मिश्रण है? हास्य और करुण रस की अगर बात की जाए तो मध्यम योग जो होता है, मध्यम व्यायोग, ये रचना है जो कि हास्य और किसका है? करुण रस के साथ, जिसमें भीम और घटोत्कच की कथा बताई गई है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भास के नाटकों में प्रमुख विषय क्या है? भास के नाटकों का जो प्रमुख विषय सामाजिक यथार्थ और राजनीति से रिलेटेड नाटक इन्होंने लिखे हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, भास ने समाज, राजनीति, मानवीय भावनाओं का यथार्थ वर्णन जो है अपने नाटकों में किया है। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, तो ये सब चीजें आपको सरल भाषा में समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही आपका आगे चल करके हम और भी नाटककारों पर चर्चा करेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, परेशान मत होइए आप। कर्णभारम में कर्ण
इससे दान में कवच कुंडल देता है। किसको देता है? इंद्र जो है मांगने के लिए आते हैं, उन्हीं को देता है कवच कुंडल अपना, ठीक है, इंद्र को। कर्ण इंद्र को दान वीरता के कारण से अपना कवच कुंडल दे देता है, और इंद्र ने उसको एक अस्त्र दिया था, जिस अस्त्र का प्रयोग करके उसने घटवत्कच को मारा था। वो अस्त्र वैसे उसने अर्जुन के लिए बचा करके रखा था, उस अस्त्र के प्रयोग से कोई बचता नहीं, अर्जुन के लिए बचा करके रखा था। लेकिन अर्जुन जो है मतलब कि घटवत्कच ही पूरा तहस नहस कर दिया पूरी सेना को, तो दुर्योधन को पटक पटक के मारा। तो कर्ण ने दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि भैया मेरी जान बचेगी तब तो अर्जुन को मारोगे, पहले इसको मारो। वही बाण चला देता है कर्ण, उसको मार देता है, घटवत्कच मर जाता है। भास के नाटकों में किस रस की प्रधानता है? भास के नाटकों में करुण और वीर रस, करुण और वीर रस की प्रधानता है भास के नाटकों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भास के नाटकों में पात्र किस प्रकार के हैं? पात्र जो है यथार्थवादी और मानवीय पात्रों का सृजन किया है इन्होंने, ठीक है, महाकवि भास ने, नाटककार भास ने। ध्यान रखिएगा, भास के पात्रों को उनके मानवीय कमजोरियों और भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है। और 15वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट प्रश्न चैप्टर का, भास के किस नाटक में कर्ण का संघर्ष दिखाया गया है? तो कर्ण भारम में दिखाया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। कर्ण भारम महाभारत के कर्ण पर आधारित है, जिसमें उनकी करुण कथा को प्रस्तुत किया गया है। इंद्र जो है उनका कवच कुंडल मांगने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने पूरा समझ लिया, चैप्टर पूरा क्लियर हो गया आपका। दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ, तीसरा चैप्टर जल्द ही आपका आएगा। उससे पहले आपको सभी चैप्टर के वीडियो चाहिए या फिर लाइव क्लास चाहिए, वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट चाहिए, तो आप एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। सभी सब्जेक्ट का कोर्स जो है शुरू कर दिया गया, जल्दी से कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। मात्र 100 रुपए फीस में आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में हो अपने सेमेस्टर के नेम लिखकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपए फीस आपको कहाँ पर पेमेंट करना है, ये किसके, जैसे आप व्हाट्सएप पर एसएमएस करें गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, सभी सब्जेक्ट का, संस्कृत, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, ठीक है, को करिकुलर वाला कोर्स जितना होता है आपका, सब कुछ आपको मिलेगा। यानी कि पूरा थर्ड सेमेस्टर में 6 महीने तक की फीस केवल 100 रुपए रहेगी। 100 रुपए में आपको सब कुछ मिलेगा। परीक्षा के अंतिम दिनों तक आपकी तैयारी होगी। लाइव क्लास की लिंक मिलेगी, ग्रुप में वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, सब कुछ आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग भी जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए। आज दूसरी क्लास थी, ऐसे ही आपकी आगे क्लास होगी, जिसमें हम अगली क्लास में क्या चर्चा करेंगे, अश्वघोष के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, फिर भवभूति के बारे में, फिर भट्ट नारायण, फिर विशाखदत्त के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम पूरा हम चर्चा करेंगे आपका, ठीक है, अंक 1 से लेकर के दूसरा अंक, और फिर अभिज्ञान शकुंतलम 3 से 4 अंक, ठीक है। फिर उसके बाद स्वप्न वासुदेव नाम का नाटक चर्चा करेंगे, और इस तरीके से 4 इकाई आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद व्याकरण के बारे में चर्चा होनी बचेगी, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़िए जल्दी से और सभी लोगों को बुला लीजिए। सभी यूनिवर्सिटी के सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी होगी। यानी केवल संस्कृत की तैयारी नहीं, बल्कि आपके जो भी संस्कृत के साथ आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर होगा, सभी की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में होगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तुरंत एसएमएस कीजिए दिए गए नंबर पर, व्हाट्सएप पर, और तुरंत हमारे से जुड़ जाइए। फीस आपको किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप खुद ही करें, आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद।